Hi guys, welcome to VN Coaching Classes। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है, वरना उन बेहतरीन दिनों की कदर नहीं हो पाती। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 7th क्लास की NCERT। चलिए, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो गाइस, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई है और ये पिक्चर्स मैप है। फर्स्ट वाला जो मैप है वो अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी इम्पोर्टेंट पॉइंट ने 1154 में बनाया था। और जो ऊपर पार्ट दिया गया है ना, ये उसके जो उसने एक बहुत बड़ा मैप बनाया था ना, उसका एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें ये इंडिया को दिखाता है, हमारे भारतीय उप महाद्वीप को ये दिखाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा ये मैप और यहाँ पे हमारा इंडिया। बल्कि जो मैप नंबर 2 है वो फ्रांस के मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि जो अल इदरीसी ने हमारा साउथ इंडिया दिखाया था, दरअसल उस जगह है नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका ऊपर की साइड मिलता है। आज के मैप में क्या है, श्रीलंका को नीचे की साइड मिलेगी, बट अल इदरीसी ने श्रीलंका को ऊपर की साइड दिखाया है। और जो नेम्स मेंशन किए हैं वो अरबी लैंग्वेज में है, और बट कुछ चीज़ें कुछ नाम भी हैं जो जाने पहचाने हैं, जैसे कन्नौज। बट जो मैप नंबर 2 है वो मैप नंबर 1 बनने के लगभग 600 साल बाद बना। और इस टाइम में उपमहाद्वीप के बारे में सोचना ही काफ़ी बदल गई, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये सेकंड वाला नक्शा है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें शो करता है और ये आप देख के बता देंगे कि हाँ, ये हमारे इंडिया का है। और यूरोप के जो लोग थे वो अपनी समुद्री यात्रा करते हुए इसी नक्शे का यूज़ किया करते थे। तो ये रहा मैप नंबर 2 जो फ्रांस के एक मानचित्रकार ने बनाया था इंडिया का। नई और पुरानी शब्दावली, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज तो एक ही रहती है, ठीक है, बट वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मध्य युग की फ़ारसी और जो आधुनिक फ़ारसी है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। और जो ये चेंजेस है ना, ये सिर्फ व्याकरण और शब्दों में नहीं, मतलब इसके ग्रामर और उसके वर्ड्स के उसमें चेंज नहीं होती, इसके ना मीनिंग तक बदल जाते हैं, वर्ड्स के मीनिंग तक भी बदल जाते हैं। और अब ये सबसे बड़ा वर्ड ही ले लीजिए, हिंदुस्तान, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इंडियंस के लिए, ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में तो हम जो भारत है वो एक राज्य है, राष्ट्र है, ठीक है। बट जब 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो बीच में स्थित एरियाज है ना, उससे था। और पॉलिटिकल मीन में, राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों का इस्तेमाल ये वर्ड इलाकों के लिए यूज़ किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जैसे जैसे एरिया बढ़ा, ऐसे ऐसे और जो एरियाज थे वो हिंदुस्तान वर्ड में इंक्लूड होते चले गए। बट इसमें ना दक्षिण भारत कभी इंक्लूड नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने क्वेश्चन, बाबर कौन था,
मतलब बाबर के बेटे का नाम क्या था? आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। ठीक है, मतलब पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ क्या किया जा रहा था? एक पॉलिटिकल सेंस में। ठीक है, और यहाँ पे जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया है वो है इसमें ज्योग्राफिकल सेंस में। ठीक है, पहले तो राजनीतिक तौर पे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था कि जहाँ जहाँ दिल्ली के सुल्तान का अधिकार होगा, पर बाद में इस शब्द का अर्थ निकलता है कि जहाँ जहाँ वो एरिया है, वहाँ के जो पशु पक्षी है और वहाँ की जो संस्कृति है। ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे हिंदुस्तान वर्ड का मीन डिसाइड किया गया और यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के, मतलब एक तरह से कॉपी किया गया था, कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हिंद वर्ड का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जाता रहा है, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मतलब आज कहते हैं ना हिंदुस्तान है, एक फीलिंग है, एक राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यही आप जान लीजिए कि पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ पॉलिटिकल सेंस में, हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ बाद में ज्योग्राफिकल सेंस में, पर उसके बाद एक इमोशन लिया गया, ठीक है। सो हिस्ट्री पढ़ते हुए ना, या फिर हिस्ट्री में कुछ भी लिखते हुए, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वर्ड्स का सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और जो अभी ये बताया है ना नए शब्द वगैरह, आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि कभी कभी मेंस में इसमें से भी आंसर राइटिंग आ जाती है, ठीक है। अब हम थे यहाँ पे कि वर्ड्स का सही से इस्तेमाल कीजिए, जस्ट लाइक विदेशी। हमारे लिए साफ सीधा सा मीन क्या है आज के टाइम में? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो वो विदेशी कहलाएगा। पर मध्य युग में क्या होता था? मध्य युग में क्या होता था कि कोई गांव है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी अनजान व्यक्ति आया किसी और दूसरे गांव से, किसी और दूसरे एरिया से, या किसी और संस्कृति को बिलोंग करने वाला, जो उस समाज या संस्कृति का ना हो, जो उस समाज या संस्कृति का पार्ट ना हो, विदेशी कहलाता था, ठीक। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हेल्प के लिए हम एक गाने का एक लाइन हम ले सकते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो इसमें परदेसी का मतलब ये नहीं है कि कोई फॉरेन से आया है, परदेश का मतलब ये है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करता है वो इंसान, ठीक है। ऐसे ही किसी भी नगर वासी के लिए वनवासी विदेशी शब्द होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान एक ही गांव में, ठीक है, अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पे भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यहाँ पे साफ सीधा सा मतलब ये है कि जो उस गांव से बिलोंग ना करता हो, उस एरिया से बिलोंग ना करता हो, इस एरिया को वो लोग जानते हैं या फिर रहते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत, मतलब उन्हें जो उनका इतिहासकार बोलते हैं, उनको हिस्ट्री की नॉलेज कहाँ से मिली? कुछ चीज़ें तो पहले ही जैसी थी, ठीक है, बट पहले जैसी होने के साथ साथ इसमें ना, पहले जैसी इसका मतलब क्या है? सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री मतलब पांडुलिपि मिलती थी ना उस टाइम से। बट इस युग में क्या हुआ कि लिखित सामग्री आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक काफ़ी लोग पढ़ना सीख गए थे। और इस टाइम में क्या हुआ था, जो ये कागज़ है ना, ये क्रमशः सस्ता हो गया था और बहुत बड़े लेवल पे उपलब्ध भी होने लगा था। जैसे आज के टाइम में आराम से मिल जाते हैं,
लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जी, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब या करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ठीक है। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र करते थे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों से काफ़ी नॉलेज तो मिलती है हिस्ट्री की, बट इसमें ना इसको यूज़ करना, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि वर्ड्स की मीनिंग टाइम के साथ साथ चेंज हुई है, और साथ साथ ही क्या हुआ, उस टाइम में छाप खाने तो होते नहीं थे, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी। तो कोई भी लिपिक या फिर नकलविस, मतलब कोई भी कॉपी करने वाला जो बंदा है, वो पांडुलिपियों की प्रतिकृति मतलब कॉपी, अगर कभी आपने देखा होगा कि आपने ना होमवर्क नोट डाउन करना है और बाय बैड लक कोई ऐसे नोटबुक आपके हाथ पड़ गई जिसकी हैंड राइटिंग गंदी है, समझ आएगा? नहीं आएगा। काफ़ी सारे वर्ड्स का तो खुद से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी है ना वही सेम प्रॉब्लम आई। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए कि इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हमने ना पिछली क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि महाभारत का जो रूप हम आज देखते हैं ना, वो करीब 1500 साल पहले आया था। आपको क्या लगता है कि महाभारत 1500 साल पहले हुई होगी? नहीं, काफ़ी साल पहले हुई महाभारत। बट उसका वृत्तांत पहले तो लिखा नहीं जाता था इतना, पहले तो भाई एक दूसरे को बोल के ही सिखाया जाता था। जैसे हमने पिछली क्लास की NCERT में भी पढ़ा है कि जो गुरु थे वो कुछ भी नोट कॉपी में लिखवाते नहीं थे, उसको बोल के अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। सबके समझने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब कोई बात एक से दूसरे को पता लगी, वहाँ हल्का चेंज आया, दूसरे से तीसरे को पता लगी, वहाँ चेंज आ गया, ऐसे ऐसे करके बहुत चेंजेस आते चले गए। फिर बाद में क्या हुआ, किसी ने कुछ भी मेन कॉपी लिखी, ओरिजिनल कॉपी लिखी, ठीक है, और लोगों ने इसकी और कॉपी की, तो उसमें से चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट रहा। और कई बार ऐसा होता था कि जो मेन राइटर्स थे वो चेंजेस भी करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में डिफरेंसेस है, बट 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत के बारे में मालूम ही नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है लघु चित्र। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो 10.5 × 7.1 है। ठीक है। इसको इतना छोटा साइज़ होने की वजह से ना इसको लघु चित्र या मिनिएचर भी कहते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी पढ़ा है लिपियों के बारे में, शब्द चेंज हो गए, लिखने के तरीके चेंज हो गए। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण अरबी और फारसी पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है। नस्तलिख लिपि, ठीक है, इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप से लिखे जाते हैं, मतलब एक फ्लो में लिखे जाते हैं। इसको पढ़ना आसान होता है, बट जो शीर्षक लिपि है वो बहुत ज़्यादा सघन है, बहुत छोटी है और बहुत कठिन है। ठीक है। ये तो है इजी वाली, ये है हार्ड वाली। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750, ये हमारी भारतीय इतिहास का मध्य युग कहा जाता है। ठीक है। इसमें काफ़ी चेंजेस हुए। क्यों? क्योंकि इस टाइम में ना मुग़ल लोग आ चुके थे हमारे इंडिया में। ठीक है। और इसमें नई प्रौद्योगिकी, मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ भी हमें यहाँ पे मिलती है। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्र, मतलब बारूद वाले जो हथियार होते हैं उनका भी इस्तेमाल होने लगा था।
खाने पीने में नया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। और इसी के साथ साथ ये कई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, जो 5th-6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये वाले चैप्टर्स इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस काल में गतिशीलता, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बढ़ गया था। लोग झुंड के झुंड में सफ़र किया करते थे, ठीक है। और इस काल में कुछ समूहों का भी दबदबा बढ़ा, ठीक है। जैसे राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से पड़ा है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने की दावा करते थे, ठीक है। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो अलग अलग शासक सेनाओं में सेवारत थे, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखना कि राजपूत किसे किसे बोला जाता था? राजा, सामंत, सेनापति, सैनिक, जो शासक सेनाओं में सेवारत थे। और कवियों का क्या काम होता था भाई? वही पुराने वाला, उनकी आचार संहिता, उनका प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करना, ठीक है। और इस युग में मतलब जो 700 से 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का समय है, इसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ठीक है। कायस्थ मुख्यतः लिपि और मुंशियों का काम करने वाली आदि समूह भी क्या हुआ, वो भी इम्पोर्टेंटली बाहर मतलब अच्छे लेवल पे हिस्ट्री में उभर कर आए। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होती रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, ठीक है। खेती का इलाका बढ़ा और चेंजेस भी काफ़ी बड़े लेवल पे और बहुत तेज़ी से हुए। पर्यावास में भी चेंजेस हुए, ठीक है। और कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ जो वनवासी थे वो ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने और लोगों को देखा और धीरे 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 करके वे भी इस जटिल समाज का हिस्सा बन गए, ठीक है। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। इसी वजह से क्या हुआ कि किसानों के बीच ना कुछ आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, क्योंकि कृषकों में ना नए कृषक भी आ गए थे जो वनवासी थे, ठीक है, जो वनों में रहते थे। और जो डिफरेंसेस है ये कैसे आए? कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ के पास मवेशी मतलब पशु ज़्यादा होते थे, ठीक है। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, ठीक है। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंट गए, ठीक है। और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितना पावरफुल है कोई, उस हिसाब से उनके दर्जे चेंज हो जाते थे, ठीक है। जैसे एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और दूसरे क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं नियम बनाती थी, ठीक है। जैसे आज भी देख लीजिए, आज के टाइम में भी क्या है, कोई जाति है, मान लीजिए कोई सैनी है और दूसरे कोई, चलिए सुनार ले लीजिए, शादियाँ सबके घरों में होती है, बट जो उसके नियम हैं, जो उसके रीति रिवाज है, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक पंचायत करवाती थी, एक सभा करवाती थी, जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। मतलब जाति के रूल्स जो थोपे गए थे वो तो थोपे गए थे, साथ साथ गांव के भी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। और कई गांवों पे मुखियाओं का शासन होता था,
ठीक है, और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई पर निर्भर होते थे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि या फिर आगे भी पढ़ेंगे कि राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, गांव। जी, तो अब पढ़ते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। चौल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए, ठीक है, एक संस्कृत प्रशस्ति में से उस एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या फिर गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें पूरा दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ एरिया भी बोलते हैं, वो भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। मतलब कि जहाँ उसकी सेना ये अटैक करने के लिए या तो वो आत्मसमर्पण कर देते थे या फिर वो वहाँ से भाग जाते थे। बट जो इतिहासकार है वो इन विजय अभियानों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। और भाषा तथा क्षेत्र के बारे में यहाँ अमीर खुसरो ने कुछ बातों पर गौर किया था। हर एरिया की लैंग्वेज अलग है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार सामुद्री दक्षिण कर्नाटका में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु, गौड़ बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, बट इसके अलावा एक लैंग्वेज ऐसी थी जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं थी, जस्ट लाइक संस्कृत, जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, कोई आम जनता नहीं। ये क्या था, अमीर खुसरो ने एनालिसिस इंडिया में यूज़ होने वाली भाषाओं का। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्र अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थी। और आगे हम चैप्टर्स में इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह है कि भाई काफ़ी टकराहटें भी चलती रहती थी, काफ़ी बार फेस ऑफ भी होता था, और कभी कभी तो एक विशाल साम्राज्य तैयार हो जाता था और कभी कभी वो विखंडित भी हो जाता था। ये है 1000 सालों के टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया में। जैसे यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में मुगल वंश अपने पतन के ढलान पे था। ठीक है, मतलब ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, और जो मुगल वंश था उसने काफ़ी बड़े एरिया पे अपना कंट्रोल किया हुआ था। बट जब इसका पतन का टाइम आया तो क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। फिर आ गया नए और पुराने धर्म। 1000 साल में क्या क्या चेंजेस आए धर्म के मामले में। कभी कभी तो व्यक्तिगत स्तर पे होती थी, मतलब एक पर्सनल लेवल पे होती थी, कभी कभी सामूहिक होती थी, और उसमें समूह में धर्म होता था। ठीक है, और पर जैसे जैसे सामाजिक संसार बदल गया ऐसे ऐसे इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। आज जैसे हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। इसमें नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता चला गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था और इनके संरक्षक थे। ठीक है, तो नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण इनका समाज में और भी दबदबा बढ़ गया। मतलब कि जो ब्राह्मण थे, एक तो बोलते रहे भाई संस्कृत की नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, तो इनका सम्मान करो। ऊपर से वो क्या करते थे भाई, किसी राजा के अंडर में हो जाते थे, किसी के पुरोहित बन गए, किसी के राजपुरोहित बन गए। ठीक है, तो उससे उनकी और ज़्यादा महत्ता बढ़ती चली गई। जैसे जब लॉकडाउन में रामायण आप सबने देखी होगी, तो उसमें जो राजा दशरथ है, इसमें दिखाया गया है कि राजा दशरथ अगर कोई भी फैसला लेते थे तो वो सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी से पूछना पसंद करते थे। ठीक है,
कुछ इस टाइप से। इसमें क्या चेंजेस आए कि इसमें कर्मकांड थोड़े से साइड में रख दिए गए और ये हुआ कि पुजारियों के जो कर्मकांड हैं उनके बिना भी भक्त स्वयं ही भक्ति कर सकता है। और भक्ति परंपराओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी उसमें नए धर्मों का आगमन भी हुआ हमारे इंडिया में। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ठीक है, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना चाहता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इनके कई शासक धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को, पॉइंट टू बी नोटेड, उलेमा को संरक्षण कौन देते थे? इसके शासक। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मणों को संरक्षण कौन देते थे? राजा। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। और इस्लामी न्याय सिद्धांत, ठीक है, इंडिया में स्पेशली कौन से? हनफी और शफी। ठीक है, इसमें काफ़ी चेंजेस रहे इनकी परंपराओं में और काफ़ी डिफरेंसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों का विभाजन, मतलब कि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है ना, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मतलब जो हमने 6th क्लास में पढ़ा, जिसको हम अपना प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। मुस्लिम मध्य भारत का इतिहास और ब्रिटिश आधुनिक भारत का इतिहास। और ये डिवाइडेशन किसने किया? इंग्लिश हिस्टोरियंस ने किया, अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया। बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे शासन चेंज होने के साथ साथ है ना और कुछ भी चेंजेस आए, जैसे अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में। तो इससे ये नहीं मालूम पड़ता कि और भी क्या चेंजेस हो सकते हैं। और ये वाला काल विभाजन ये भी सेट नहीं करता कि पहले क्या था, शिकारी, संग्राहक, फिर उससे धीरे धीरे करके शासन कैसे बना, उससे कैसे आगे फिर अर्थव्यवस्था अच्छी होती चली गई। ठीक है, इसका ही थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि चेंजेस कहाँ कहाँ आए थे। ठीक है, जो हमने पिछले साल मतलब 6th क्लास की जो NCERT पढ़ी, उसमें हर पर्सपेक्टिव देखा गया, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर में ना सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है कि क्या क्या हुआ चेंजेस। ठीक है, जो 7th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो 6th क्लास से कैसे कैसे थोड़ी सी चेंज रही है। पहले 6th क्लास में हमने क्या मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ा था जल्दी से? नहीं। ठीक है, बट 7th क्लास में हम मुस्लिम इतिहासकारों के बारे में, मुस्लिम शासकों के बारे में, मुस्लिम नाविकों के, यात्रियों के बारे में भी सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 7th क्लास का ख़त्म होता है। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट। थैंक यू।